नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। राजद की विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद समीक्षा का दौर चल रहा है। बताया जा रहा है कि प्रमंडलवार जो भी प्रत्याशी थे या फिर जो विधायक जी थे उन सबों की समीक्षा हो रही है, इसे फीडबैक दिया जा रहा है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से तेजस्वी इस समीक्षा बैठक के बीच में ही दिल्ली चले जाते हैं। कोई सूचना नहीं है कि क्यों चले जाते हैं। दूसरी चीज कि अब इन बैठकों से संजय यादव दूरी बना दिया गया है या दूरी बना लिए हैं, वो नजर नहीं आ रहे हैं। और हर समीक्षा बैठक में घुमा फिरा कर संजय यादव और उसकी टीम पर हार का ठिकरा फोड़ा जा रहा है। जो विधायक के प्रत्याशी थे या जो एमएलए जीते भी, वो सभी लोग कुछ कैमरे के सामने, कुछ कैमरे के पीछे, कुछ अपना नाम बता करके, कुछ अपना नाम नहीं बताने की शर्त पर सभी कारणों को बता रहे हैं। इन सबसे इतर ये तो सब लोग जान रहा है कि संजय यादव ने आरजेडी की क्या दुर्गति कराई और आरजेडी की दुर्गति से ज्यादा इसने तेजस्वी की दुर्गति करा दी। आज राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद जी के परिवार पर जो संकट के बादल घिर रहे हैं या फिर राजनीतिक परिदृश्य से कुछ लोग राष्ट्रीय जनता दल को यह संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि यह कदाचित राजनीति के क्षेत्र से राजद दूर हो जाएगा, लालू जी का परिवार दूर हो जाएगा। इन सबों के पीछे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संजय यादव का हाथ है, ये सब लोग जान रहे हैं। लेकिन इससे इतर हम एक चीज जरूर बताना चाहेंगे कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री का दावेदार हो और ये घोषणा कर दे कि 18 तारीख को हम मुख्यमंत्री का शपथ ले रहे हैं, उस व्यक्ति की भी कुछ जवाबदेही बनती है। पहली चीज तो ये कि जब राजद के हार की समीक्षा हो रही है तो इसमें बगैर मीडिया को बताए हुए, हो सकता है वो कोर्ट के काम से गए होंगे, तो इसको बताना चाहिए कि साहब हम कोर्ट के काम से जा रहे हैं। अन्यथा नैरेटिव चलना शुरू हो जाता है, ही कैन नॉट अफोर्ड टू बी ए पार्ट टाइम पॉलिटिशियन। इसको महज संजोग कहें या राजनीति करने का स्टाइल कहें कि राहुल गांधी और तेजस्वी में एक समानता है। राहुल गांधी भी हिट एंड रन की पॉलिटिक्स करते हैं। आए, पूरा कुछ दिन पूरा जोर लगाए, भीड़ जुटा, भाषण दिए, फिर अचानक से विदेश चले गए। तेजस्वी की भी यही स्थिति है, आए, भाषण दिए, भीड़ लगा, फिर अचानक से गए। तो पॉलिटिक्स जो इंडिया का है, इट कैनॉट बी ए पार्ट टाइम पॉलिटिक्स। आप भारतीय जनता पार्टी के रणनीति को अगर आप समझेंगे तो देखें कि यह पार्टी राउंड द ईयर, राउंड द क्लॉक, वो इलेक्शन के मोड में ही रहती है। एक चुनाव खत्म नहीं हुआ कि दूसरे चुनाव की तैयारी। नेताओं में संवाद का जो स्तर है वो कई स्तरों पर होता है। आपने देखा कि चुनाव के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जेपी नड्डा ने सब लोगों को बुलाया, हिदायत दी कि कोई बयान यह नहीं देगा कि उसकी जीत है, विनम्र बनिएगा और फिर आप लोग तैयारी कीजिए पश्चिम बंगाल के चुनाव के। अंतर समझिए कांग्रेस, आरजेडी और भाजपा में। आप कांग्रेस के मंथन को भी देखिएगा, सिर्फ फुटबॉल हो रहा है। राहुल गांधी की भी वही स्थिति है। यद्यपि जिस तरह से एसआईआर में वोट चोरी का अधिकार यात्रा वगैरह बिहार में शुरू किया, इतना जबरदस्त मोमेंटम बना था। लेकिन होता है ना कि आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं या बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, आप फुटबॉल को बहुत अच्छा कैरी भी करते हैं, पास भी देते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू स्ट्राइक गोल करने के समय में आप चूक जाते हैं। आप देखिएगा कि जो एथलीट होता है, धावक होता है, वह दो तरीके का होता है। एक धावक का शुरू से पूरा ताकत लगा देता है और जब वो फिनिश मार्क पर पहुंचने को होता है तो उसका दम टूट जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा होता है जो ताकत लगाता है लेकिन लास्ट मोमेंट के लिए पूरी एनर्जी बचा के रखता है और जब वो फिनिशिंग लाइन आता है वहां पूरी ताकत शो करके वो जीत जाता है। तो इस दृष्टिकोण से कांग्रेस और आरजेडी के दोनों लीडर्स में समानता है। संजय यादव ने कैसे तेजस्वी को और अंततोगत्वा राष्ट्रीय जनता दल परिवार को बर्बाद किया, इसका एक इनसाइड स्टोरी आपको हम बताते हैं। उन दिनों हम सरकार में थे और स्वास्थ्य विभाग तेजस्वी के जिम्मे था। मुझको स्मरण है, किसी प्रोजेक्ट का नाम लेना उचित नहीं होगा, वो एक प्रोजेक्ट था, उसमें काम होना था। मुझको डेट भी याद है, 14 अप्रैल को कैबिनेट से उस प्रस्ताव पर कंडीशनल स्वीकृति उसको मिले, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। आप उसे इतना हिंट दे सकते हैं कि गंगा के उस पार मिथिला क्षेत्र का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, कुछ कई 100 करोड़ का वो मामला था। तो उस पर 14 अप्रैल को कैबिनेट की कंडीशनल यानी सशर्त स्वीकृति मिली और उस विभाग ने उससे 10 दिन पहले यानी 4 तारीख को ही, 4 अप्रैल को ही, मुझे अगर ठीक से डेट याद हो, 4 तारीख को ही
उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का टेंडर निकाल दिया। सोच लीजिए कि 14 अप्रैल को कैबिनेट से स्वीकृति मिलती है। कैबिनेट से स्वीकृति कब मिलती है? विभागीय मंत्री जब उस पर अनुमोदन करते हैं तब। विभागीय मंत्री कौन थे? तो तेजस्वी थे। उन्होंने उस पर दस्तखत किया, 14 को मिली, और उसके पहले वो PMSICL से उस पर टेंडर हो गया, कुछ 100 करोड़ का था। उसको एक सीनियर ऑफिसर ने, बहुत सीनियर, उनका भी नाम हम नहीं पता, इज वेरी सीनियर मोस्ट ऑफिसर। उस वक्त वो किसी विभाग में थे, विभाग का भी नाम लेना उचित नहीं होगा। तो उन्होंने हमको बताया कि एक अजीब घटना हुई है, आपको मालूम है? मैं भी किसी विभाग में था, तो मुझको जब उन्होंने बताया तो हम बड़ा अचंभित रहे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मिनिस्टर इतना रेकलेसी फाइल पर दस्तखत कर दे बगैर ये समझे कि इसका रिपरकशंस क्या है। मोरेओवर जो प्रोजेक्ट होना था उस पर केंद्रीय सरकार की भी सहमति मिलनी थी, वो भी नहीं हुआ था। तो केंद्रीय सरकार की सहमति की प्रत्याशा में, कैबिनेट से पास होने की प्रत्याशा में टेंडर कैसे निकल सकता है, वो भी सैकड़ों करोड़ का टेंडर। तो मुझको लगा कि शायद ये भूल हुई है, तो मैंने तेजस्वी जी को बताया, और उसी वक्त पता नहीं मुझको इंट्यूशन हुआ, मैंने उनको बताया कि चूंकि जो सैंक्शन हुआ था उस सैंक्शन कमेटी करती है, तो उस कमेटी में मुझको लगता है कि मैं भी था, संभवतः ही आप शायद दूसरी कमेटी में था, वो कंकरेंट मीटिंग लगातार चलते रहते, तो मुझको स्मरण था, तो मुझको लगा कि इनको बता देना चाहिए। मैंने उन्हें बताया कि आपको पता है कि आप किस तरह के फाइल पर दस्तखत कर देते हैं। वो चौंके। उनको मैंने अलग ले जाकर के बताया कि ये जो व्यक्ति आपके साथ संजय यादव घूम रहा है, यह एक प्राइवेट व्यक्ति है, इसको प्रशासन की, सरकार की, सिस्टम की कोई समझ नहीं है, स्वाभाविक रूप से समझ नहीं, और यदि इस पर आप इतना डिपेंड करते हैं तो आपको कठिनाई हो जाएगी। आप प्रशासनिक मामलों में, सरकार के जो शासकीय मामले है, विभागीय संचिका पर जो दस्तखत होता है, उस पर अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। आप या तो सचिव से समझिए या आप किसी से राय ले सकते हैं, समझ करके कीजिए, आंख बंद करके दस्तखत कीजिएगा तो फंस जाइएगा। और आप संजय यादव से थोड़ा अलर्ट रहिए। ये बात मैंने संभवतः 2023 वगैरह उनको बताई थी, तो ये बात उनको, मुझको जैसा लगा कि वो नागवार उनको उजरा, और वो संजय यादव भी वही था। मैंने उसको कहा कि आपको कुछ समझ नहीं है, आप कूटनीतिज्ञ है या चाणक्य, मुझको नहीं पता, लेकिन आपको शासकीय काम की स्वाभाविक रूप से नहीं समझोगे, तो आप ज्यादा उछल कूद मत कीजिए, आप फंसा दीजिएगा मिनिस्टर को। मैंने ये कहा था। मैंने अपना दायित्व तो समझा कि कोई भी आदमी अगर अनजाने में कर दिया तो बता देना चाहिए। बहरहाल आई गई, बात खत्म हो गई। उसके बाद एक और घटना हुई, एक किसी दूसरे विभाग में, उस विभाग का नाम भी हम नहीं बताएंगे क्योंकि जो अधिकारी ने मुझको दिया था वो कॉन्फिडेंस पर दिया था। तो एक विभाग में करीब करीब 100 से 200 करोड़ की योजना, जो इनसे पहले, मतलब तेजस्वी जब प्रभार लिए नगर विकास का, इससे पहले भाजपा की सरकार थी, भाजपा के मंत्री थे, उनके समय में बगैर सैंक्शन के, बगैर टेंडर के वो योजना करा दिया गया। नगर विकास की एक एजेंसी ने कराया, वो करा दिया, और उसके बाद उस पर घटनोत्तर स्वीकृति यानी पोस्ट फैक्टो सैंक्शन होता है, उस पर तत्कालीन प्रभारी मंत्री तेजस्वी से हस्ताक्षर ले लिया गया। मुझको कुछ अधिकारियों ने बताया इस तरह के फाइल पर सामान्यतः क्वेरी होनी चाहिए, पूछा जाना चाहिए कि साहब बिना टेंडर के क्यों हो गया, बिना स्वीकृति को क्यों हो गया, अगर हुआ है तो ठीक है, ये इसमें कोई अनियमितता नहीं है। बहुत सारे काम ऐसे हो सकते हैं जो इसको कार्य की महत्ता को देखते हुए या समय की महत्ता को देखते हुए, मान लीजिए बाढ़ आ गया, मान लीजिए जल जमाव आ गया, कोई ऐसी आपदा आई, तो उसमें प्रावधान है, उस पर काम कर दिया जाता है और बाद में उस पर पोस्ट फैक्टो सैंक्शन लिया जाता है, घटनोत्तर स्वीकृति उसको होता है। लेकिन ये सामान्य तरह के काम में ऐसा क्यों हुआ? तो फिर मैंने उनको बताया कि इस तरह के फाइलों पर अगर आप दस्तखत करते हैं तो आप फंस जाइए, और आप संजय यादव से बच कर रहिए, यह व्यक्ति आपको फंसा देगा। अब ये नादानी में कर रहा है या इसका कोई इंटरेस्ट है, मुझको नहीं मालूम है। तब तक ये बात आने लगी थी कि आदमी पैसा पौड़ी लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग में ये सब कुछ कुछ करता है। बहरहाल वो एक अलग बात है। तो उसके बाद से मुझको ऐसा महसूस होने लगा कि कदाचित तेजस्वी को ये बात पसंद नहीं है कि संजय के बारे में कोई सही बात उनको बता दे। तो स्वाभाविक रूप से हम लोग सरकारी सेवक हैं, मुझको क्या लगा वो, तो मैंने फिर अपना कहा कि ठीक है, इनको किसी को अगर कहता न निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल हुए सोहाए। तो अगर आपके पास, आप अपने पास वैसे व्यक्ति को नहीं रहने, मैं एक ब्रॉडर सेंस में बोल रहा हूँ कि अगर वैसा व्यक्ति आपके पास न रहे जो आपके सामने सत्य बोलने की हिम्मत कर सके, तो फिर तो आपका विनाश तय। और वही हुआ। इस संजय यादव ने
कई एक और गलतियां की। जैसे मैं आपको एक दो बात, ये अंदरूनी बात बता रहा हूँ, ये किसी को नहीं मालूम। सरकार में जो बड़े अधिकारी होते हैं, स्पेशली सीनियर आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी होते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई अगर उससे बात करे अदर देन द मिनिस्टर, इनफैक्ट मिनिस्टर में बात करे तो थोड़ा तमीज से बात करिए। किसी को भी लगेगा कि भाई सब तमीज से बात की। तो सरकार में जो सरकारी कर्मी रहते हैं वो कंडीशनड हो जाते हैं, उनके बात करने का लहजा सामान्य रूप से बड़ा सॉफ्ट हो जाता है और उस हायरार्की को भी वो समझते हैं। जैसे सामान्य तौर पर आपसे कोई सीनियर अधिकारी है तो उसको हम लोग बिहार में बोलते हैं कि सर इसको देख लिया जाए। ये एक सुपरलेटिव डिग्री है रिस्पेक्ट का। तो ये एक हालांकि कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा अपेक्षा क्या। तो अगर किसी सीनियर अधिकारी से आप फोन पर बात करते हैं तो अपेक्षा होती है, हर व्यक्ति की अपेक्षा होती है कि रिस्पेक्ट से बात हो, लेकिन कोई सीनियर ब्यूरोक्रेट है तो उसकी अपेक्षा थोड़ा ज्यादा ही रहती है। अच्छा है या खराब है हम नहीं कर रहे हैं। मुझको कई सीनियर ब्यूरोक्रेट ने बताया कि जब संजय फोन करता है तो इसको तो लगता है कि ये स्वयं उप मुख्यमंत्री बोल रहा है। ये बातें तरीका अधिकारी को बहुत खराब नहीं। और हमेशा याद रखिए कि अगर आपने ब्यूरोक्रेसी को एंटागोनाइज कर दिया तो वो कहाँ आपको डस लेगा आपको पता नहीं चलेगा। तेजस्वी को भी ये बात पता नहीं चली। वो कितने जगह ब्यूरोक्रेसी ने उनको डसा है इसकी उनको खबर भी नहीं है, और हो सकता है कि और बाद में खबर, आई डोंट नो। तो ये कुछ बातें हैं जो हमने आपको बताई। मैं एक और वाकया बता करके अपनी बात खत्म करूंगा। करीब 30 से 40 ब्यूरोक्रेट और ऑफिसर्स स्टेट के अलग अलग डिपार्टमेंट से कुछ वैल्यूबल सजेशंस लेकर के तेजस्वी से मिलने गए थे अक्रॉस द बोर्ड। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के भी थे, स्टेट गवर्नमेंट के भी थे, कुछ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के थे, कुछ कॉलेजेस के प्रोफेसर, कुछ डॉक्टर्स लोग थे। वो लोग सब लोग गए थे कि, और वो एक परिपाटी भी रही है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई कोई किसी देश का कोई डिप्लोमेट आता है तो लीडर ऑफ अपोजिशन से भी वो ऑफिशियली मिलता है, एक प्रोटोकॉल है। तो बहरहाल ये लोग गए थे और इन लोगों ने समय ले लिया तेजस्वी से कि साहब आपसे मिलना है, कुछ चीज़ों को आपको बताना, कुछ चीज़ों को रखना है। हेल्दी डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये बात अच्छी भी मानी जाती है। तो मेरी जो सूचना है कि तेजस्वी यादव के यहाँ से उनके कार्यालय में जो रमीज और रफीक और अदनान और कौन कौन इस तरह का उड़ूल जुड़ूल आदमी रहा, मैंने एक बार बताया ना कि उनके यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी कि जो कंप्यूटर चलाता है वो गेट पर रहेगा। जिसको गेट पर रहने की औकात है वो पॉलिसी बनाएगा। जो पॉलिसी बना सकता था वो हो सकता है गाड़ी में बैठेगा। जो गाड़ी चला सकता है हो सकता है प्लेन चलाएगा। जिसको फाइल की समझ नहीं वो फाइल पर डिसाइड करेगा। जिसको फाइल समझ नहीं आता है वो हो सकता है कि कंप्यूटर चलाएगा। तो वो सारा गड़मागड़ था। भारत तो लोगों को समय मिला, नियत स्थान और नियत समय पर वो सारे अधिकारीगण और जो इंटेलेक्चुअल्स हो गए वो पहुंचे। एक तो 5 से 6 घंटा उन लोग सब लोग को इंतजार करना पड़ा। तेजस्वी नहीं है, सो रहे हैं तो नहा रहे हैं तो खा रहे हैं वगैरह वगैरह। और 5-6 घंटा इंतजार के बाद कुछ लोग तो चले गए, जो लोग बचे तो तेजस्वी जी आए और 5 मिनट भी उन लोगों की बात नहीं सुनी। बोले कि सब संजय जी को बता दीजिए। उसमें से कुछ अधिकारी, चूंकि अब हम सेवानिवृत्त हो गए हैं, इसके अलावा हम अलग अलग जगहों पर कुछ कॉलेजेस में, कुछ MBA इंस्टीट्यूशंस वगैरह में हम जाते रहते हैं, लोगों को बताते हैं, पढ़ाते रहते हैं। कुछ अधिकारी जो रिटायर्ड हैं, जो अधिकारी जो हैं उनको किसी को शोकॉज हुआ, कुछ हुआ तो मेरी राय लेने आते रहते हैं। अलग अलग चीज़ों पर हम बात करते हैं लोगों से। ट्रेनिंग वगैरह बच्चों को पढ़ाने का भी हम काम करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई आ रहा है बहरहाल, तो वो लोग मेरे पास आए और वो लोगों ने बताया कि सर आज ऐसी ऐसी घटना हो। उस दिन भी मैंने इसलिए नहीं सिर पकड़ लिया कि वो तेजस्वी यादव है, बल्कि इसलिए पकड़ लिया कि किसी राज्य में अगर लीडर ऑफ अपोजिशन का ये अप्रोच है तो फिर उस गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट पावर में आएगा, उसका डिस्पॉट हो जाना, उसका निरंकुश हो जाना वो लाजमी। क्योंकि प्रजातंत्र बेसिकली 4 पिलर्स पर खड़ा है, 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। द फर्स्ट इज ऑफ कोर्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी एंड प्रेस। और जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है, खास करके जो लेजिस्लेचर है, उसके अगेन 2 पिलर होते हैं। द फर्स्ट इज ट्रेजरी बेंच, अदर इज अपोजिशन। और जिस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में अगर अपोजिशन कमजोर हो, नासमझ हो, आलसी हो और आम जनमानस से डिस्कनेक्टेड हो, उसकी दुर्गति होना तय है। तो मैंने उस दिन इस बात का एहसास कर लिया था कि इस राज्य में जो अगली सरकार बनेगी वो डिस्पॉट होगी, क्योंकि उसको मालूम होगा कि यहाँ पर कोई विपक्ष नहीं है। वो तो फिर उसके बाद जनसुराज की एंट्री हुई तो अन्य लोगों की तरफ उसको भी लगा कि शायद ये एक अल्टरनेटिव विपक्ष के रूप में आएगा। हालांकि अब ये कुछ कहा नहीं जा सकता है,
किसी को सीट ना आना मात्र, मैंने कई बार कहा कि तेजस्वी को या आरजेडी को 25 सीट आया है, चिंता की बात इनको इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि 2010 में 22 सीट ही आया था और उस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन आरजेडी के एक बहुत सीनियर मोस्ट और बहुत ईमानदार नेता थे अब्दुल बारी सिद्दीकी, और उन्होंने 22 सीट में सरकार की होश खराब कर दी थी। सरकार विचलित हो जाती थी उनके प्रश्न से। वो लगातार बैठते थे विधानसभा में, क्योंकि उस वक्त में गवर्नमेंट में था, लगातार बैठते थे, चीजों को निकालते थे, लोगों से बात करते थे, हर लोगों से बात करते थे और उनके हर एक ब्यूरोक्रेट से संबंध, ब्यूरोक्रेट किसी पार्टी का नहीं होता। जैसे पॉलिटिशियंस पब्लिक के लिए है, पीपुल एट लार्ज, तो ब्यूरोक्रेसी हम लोग भी इतना दिन नौकरी में वी आर लॉयल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, टू द गवर्नमेंट, तो पर्सनल रिलेशन भी हो जाते हैं। तो सिद्दीकी साहब की एक बड़ी जबरदस्त खासियत थी कि हर पार्टी के वर्कर्स, हर पार्टी के लीडर्स और हर लेवल के ब्यूरोक्रेट से उनकी बड़ी अच्छी पकड़ थी। परिणाम ये होता था कि वो चीजों को समझते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, विधानसभा में जब सत्र चलता था उस पर जबरदस्त अटैक करते थे आंकड़ों से। और मैंने उनको देखकर मुझको एक बात याद आती है कि पोलाइटनेस इज नेवर इनकंसिस्टेंट विद फर्मनेस। वो बड़े पोलाइट, बड़े हम्बल और बड़े डेमोक्रेटिक तरीके से, सभ्य तरीके से बात करते थे, लेकिन बहुत फर्म होकर के बात करते थे। और मैंने आउटस्टैंडिंग उनका पॉलिटिकल कैरियर रहा है, वेरी ऑनेस्ट पर्सन। बहरहाल, तो चिंता का विषय वो नहीं था। मुझको लग रहा था कि जो व्यक्ति इस तरीके से बिहेव करता हो एक किंग की तरह, तो उसका तो राजनीति में पतन निश्चित है। इसलिए मैं यह मानता हूं कि सिर्फ संजय यादव ही दोषी नहीं, वो एक कैटलिस्ट है, क्योंकि दुर्योधन को शकुनी का साथ और कर्ण का साथ इसलिए नहीं मिला था कि कर्ण और दुर्योधन, माफ कीजिएगा, कर्ण और शकुनी वो अपने आप में कंप्लीट था, बल्कि इसलिए मिला, कर्ण ने कई बार समझाया भी था। तो अगर आप ने अपने साथ वैसे लोगों को रखा है जिसको न तो राजनीतिक समझ है, न प्रशासनिक सूझबूझ है और न ही तहजीब है बात करने का कि किससे कैसे बात किया जाए, वो धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व पर हावी हो जाएगा। मैं महाभारत की एक छोटी सी घटना बताता हूँ। कहा जाता है कि दुशासन इक्वली महारथी था, दुशासन भी बहुत बहादुर था, लेकिन महाभारत में कभी भी दुशासन को एक महारथी के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया गया। दुशासन का प्रसंग सिर्फ इसलिए आता है कि उसने अपनी भाई की बात मानकर द्रौपदी का चीर हरण करने का दुस्साहस और असफल प्रयास किया, और इसके कारण वो कोप भाजन बना भीम का, और जिसने कसम खाई कि रंग क्षेत्र में उसका लहू पिएगा और उसके लहू से पांचाली का केस धोएगा। इतने से ज्यादा और कोई प्रसंग नहीं है दुशासन का। दुशासन का कहीं इस पर वर्णन नहीं मिलता है कि कैसे एक छोटा भाई इतना लॉयल था, कैसे एक छोटा भाई सदैव अपने भाई के गलत सही सब में साथ रहा। वैसा इसलिए हुआ कि दुशासन ने अपने व्यक्तित्व को दुर्योधन के सामने समर्पित कर दिया था, और दुर्योधन के व्यक्तित्व का एक्सटेंशन हो गया था दुशासन। मैं आपको जवाबदेही के साथ बता रहा, यहां वही हुआ। संजय ने तेजस्वी के व्यक्तित्व को ही ओवर पावर कर लिया, ओवर शैडो कर दिया, और संजय को यह भ्रम हो गया कि हम बरगद हैं, हम चाणक्य हैं। और नासमझ मीडिया इस देश और राज्य का 2020 का चुनाव में इतना सीट और इतने वोट इसलिए नहीं आए थे कि पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही थी या इनकी एक्सेप्टेबिलिटी हो गई, बल्कि इसलिए आ गया था कि उस वक्त चिराग पासवान लड़ गया था जदयू से, तो उसने एक अच्छी खासी वोट भी काट ली। अभी भी इतना होने के बावजूद 1,18,00,000 वोट मैं नहीं मानता हूं कि यह तेजस्वी के व्यक्तित्व के कारण मिला। मैं ये मानता हूं कि ये लालू यादव का प्रभाव था। ये लालू जी के प्रति जो उनका, लालू जी का एक अलग स्थान है, कोई समाज उनको गाली दे सकता है, कोई समाज उनसे नफरत कर सकता है, और खास करके जो समाज का वह वर्ग है, अभिजात वर्ग या अभिजात मीडिया, वो उनको हमेशा चारा चोर के नाम से ही बुलाता है, वो उनकी समझ है। लेकिन तमाम विरोधाभासों के बावजूद लालू यादव सामाजिक न्याय के एक बहुत बड़े पुरोधा हुए, और उस दौर में उन्होंने जो किया उसके लिए उनके एक अलग सोशल बेस है। तो यह वोट उसी के आधार पर मिला है, और ये लोग समझ बैठे कि इनके कारण मिला है। तो मुझको लगता है कि आरजेडी को अगर सही में मंथन करना है तो आउटराइटली संजय यादव और उसके जैसे लोगों को किक आउट कर देना होगा। कहता है जब जागो तभी सवेरा, और तेजस्वी अगर आगे आना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले अपना मंथन करना होगा, अपना विश्लेषण करना होगा, और पार्टी की हार से पहले उनको सबसे पहले अपनी हार स्वीकार करनी पड़ेगी,
क्योंकि कहते हैं कि हार का स्वीकार ही जीत की शुरुआत की प्रक्रिया को प्रारंभ कर देता है। तो अगर आप राजनीति के क्षेत्र में अपने राजनीतिक यात्रा को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने आत्ममंथन करना होगा। और कहते हैं कि जिस प्रकार तपस्या करने से शरीर के सारे मैल धुल जाते हैं, जिस प्रकार से पत्थर को तराशने से नई मूर्ति का निर्माण होता है, तो आपके ऊपर जो एब्रेशंस का चढ़ा हुआ है मोम, उन सबको पश्चाताप और प्रायश्चित करके आप गला सकते हैं। आपके साथ प्लस पॉइंट यह है कि आप यंग हैं और आपने अपनी पिता की विरासत को लिया है, लेकिन ये शुद्ध अंतःकरण से आप ऐसे तमाम लोगों को एक झटके में बाहर कीजिए। अन्यथा संजय को व्यक्ति नहीं है, इस तरह के जो लोग होते हैं जो खून की तरह किसी परिवार, किसी संस्था, किसी संगठन में जाते हैं, जिनका कोई आधार नहीं होता है, कोई ज्ञान नहीं होता है, कोई योग्यता नहीं होता है, और जाकर संपूर्ण व्यवस्था का सब नाश कर देते हैं। तो फिलहाल मैं यह सलाह एक सामान्य व्यक्ति और एक सामान्य नागरिक होने के नाते से उस पॉलिटिकल पार्टी को देना चाहता हूं जो अभी भी बिहार में सबसे बड़ा विरोध का चेहरा है, विपक्ष का चेहरा है। क्योंकि ये बात सबको याद रखनी चाहिए कि अगर प्रजातंत्र में विपक्ष बहुत कमजोर हो जाएगा तो फिर चीजें बिगड़ेगी और वह निरंकुशता की ओर, डिस्पॉट की ओर, ऑटोक्रेसी की ओर ले जाएगा। और बिहार उसी दिशा में बहुत तेजी से बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।